हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। देखिए, ये जो तीनों क्वेश्चन होंगे ये आपके चैप्टर 3 यानी कि वैद्युत रसायन और चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी से होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 वैद्युत रसायन से होगा और जो 2 क्वेश्चन है वो आपका रासायनिक बलगतिकी से होगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बस इन 3 प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। अगर आप इन 3 प्रश्नों को इन दोनों चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेहनत से मैंने इन क्वेश्चंस को ढूंढा है, ठीक है, पेपर्स को देखकर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत अपघटन की क्रिया विधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि सबसे पहले आप बताइए कि विद्युत अपघटन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर बताता हूँ, बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है। देखिए, विद्युत अपघटन, ठीक है, तो नाम से आपको क्या लग रहा है कि इसका डेफिनेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, पहले विद्युत अपघटन की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। तो लिखिए किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य आप लोगों को पता होगा, जैसे CuSO4 हो गया आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन होगा। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो समझ में आया डेफिनेशन? किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन सॉरी, यहाँ पर अपघटन आप लोग लिख दीजिएगा, अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। यानी कि कोई विद्युत अपघट्य है, अगर हम उसका विद्युत धारा द्वारा अपघटन कराएं तो उसी को हम विद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आया कि किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, तो इसका उदाहरण देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग, उदाहरण। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा। तो इसका उदाहरण होगा कि गलित सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो गलित सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है, गलित का मतलब इस सोडियम क्लोराइड को गलाया गया। आप लोग नमक ले लीजिए और उसको गलित अवस्था में कर दीजिए, उसमें पानी डालकर गलाइए तो वो आपका विद्युत अपघट्य बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, जाता है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। देखिए, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। यानी कि अगर हम गलित सोडियम क्लोराइड को, जिसका फार्मूला होता है NaCl, यह है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये क्या होगा, Na अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, यानी कि ये विद्युत अपघटित हो जाएंगे। ठीक है, ये अपघटित हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2NaCl इक्वल टू, ठीक है, 2NaCl दैट गिव्स आउट। अब इनका होगा विद्युत अपघटन। क्या होगा? विद्युत अपघटन। तो जब ये विद्युत अपघटित होंगे तो बताइए, जब इनका अपघटन होगा तो 2Na अलग हो जाएगा, प्लस जो Cl है इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। देखिए, आगे 2 लगा है तो हम Cl2 लिख सकते हैं। यहाँ पर
Cl2। तो देखिए ये जो आपका सोडियम क्लोराइड था, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये दो अलग अलग पार्ट में अब घटित हो गया है, एक सोडियम में और एक क्लोरीन में, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत, ये ना है, ठीक है, तो क्लोरीन, तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। समझ में आया। तो गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो यही आपका प्रक्रिया है विद्युत अपघटन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है। क्वेश्चन क्या है कि कारण सहित बताइए कि निम्न में से अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यानी कि जो ये अभिक्रिया आपको नीचे दी गई है 2FeCl3 प्लस SnCl2 डेट गिव्स आउट SnCl4 प्लस 2FeCl2, ये किस कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोट की है, शून्य कोट की है, द्वितीय कोट की या तृतीय कोट की, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि अभिक्रिया ये कौन सी है, किस कोट की है, जो अभिकारक है। देखिए अभिक्रिया जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक अभिकारक से, ठीक है, और जब उस अभिकारक को हम आपस में मिक्स करते हैं तो उत्पाद बनता है, ठीक है। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो हमें अगर अभिक्रिया की कोट निकालनी है तो सिर्फ अभिकारक को देखना होगा कि अभिकारक में जो ये आपके अभिकारक में जो अभिकारक पदार्थ हैं उनके कितने अणु हैं, ठीक है। तो देखिए FeCl3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, SnCl2 का 1 मॉलिक्यूल है, SnCl2 की सांद्रता 1 है, FeCl3 की सांद्रता 2 है। तो ये 2 और 1 आपस में जुड़ जाएंगे, ये अभिक्रिया होगी तृतीय कोट की। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, पहले समझिए, ये अभिक्रिया, ठीक है, आप लिखेंगे अभिक्रिया तृतीय कोट की है, ठीक है, अभिक्रिया तृतीय कोट की है, तृतीय कोट की है, ठीक है। अब क्यों है, तो देखिए यहाँ पर FeCl3 की सांद्रता 2 है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल 2 हैं, SnCl2 जो है इसकी सांद्रता 1 है, ठीक है। तो ये 2 और ये 1 क्योंकि दोनों अभिकारक है तो इसका 2 इसका 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 अभिकारक की जो सांद्रता आएगी वो 3 आएगी, तो इसीलिए ये अभिक्रिया की ये जो अभिक्रिया होगी ये तृतीय कोट की होगी। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 आता तो हम प्रथम कोट की लिखते, 2 आता तो द्वितीय कोट की लिखते। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि तृतीय कोट की अभिक्रिया अभिकारक पदार्थों के 3 अणुओं के सांद्रण समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। यानी कि जो अभिकारक अणु होते हैं उनकी सांद्रता जो होती है वो 3 अणु, ठीक है, अभिकारक अणुओं के 3 अणुओं का सांद्रण यहाँ पर होता है, तो वो अभिक्रिया तृतीय कोट की होती है। इनका वेग जो होता है वो अभिकारक के 3 अणुओं की सांद्रता के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अभिकारक के कितने अणु हैं, 2 ये और 1 ये, तो आप सिंपली कह सकते हैं तृतीय कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है अभिक्रिया तृतीय कोट की है। इसका कारण लिखते हैं, क्यों, क्योंकि तृतीय कोटि, क्योंकि तृतीय कोट की अभिक्रिया, तृतीय कोट की अभिक्रिया, कारण मैं लिख रहा हूं, ठीक है, अभिकारक पदार्थ के, अभिकारक पदार्थ के 3 अणुओं, ठीक है, 3 अणुओं का सांद्रण समय के साथ साथ, समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे आप और थोड़ा सा लिख दीजिए, अर्थात इनका वेग, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के 3 अणुओं के सांद्रण के रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में समझे तो जो अभिकारक है उसमें कितने मॉलिक्यूल भाग रहे हैं उन्हीं की संख्या को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर FeCl3 जो पहला अभिकारक है उसमें उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसकी सांद्रता 2 है। SnCl2 जो है इसके आगे 1 माना जाएगा, ठीक है, तो इसकी सांद्रता 1 है, तो 2 और 1 जुड़ जाएंगे, ये अभिक्रिया तृतीय कोट की होगी, ठीक है।
पहला कंडीशन ये है। कारण देखें तो क्योंकि तृतीय कोटि की अभिक्रिया अभिकारक पदार्थ के 3 अणुओं, देखिए 3 अणु हैं अभिकारक पदार्थ के, 3 अणुओं का सांद्रण समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, अर्थात इनका वेग अभिकारक के 3 अणुओं के सांद्रण के रूप में व्यक्त होता है, यानी कि अभिकारक के 3 अणु हैं, ठीक है। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, समझ में आया। अगर इनको जोड़ने के बाद 2 आता तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, और आपको पता है जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है इससे न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए फेमस है। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, पहले उसको लिखते हैं तब बताते हैं, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इसको हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। तो के इक्वल टू फार्मूला होता है 2.303 अपान टी, ठीक है, इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे पहले जो न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको लिखना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर पहले सूत्र लिखा हूँ कि आखिरकार ये क्या है, ये माइनस एक्स क्या है। तो देखिए टी तो हमें दिया गया है कितना, 100 सेकेंड, तो हम लिख देते हैं टी इक्वल टू हमें दिया गया है 100 सेकेंड, ठीक है। कितना दिया गया है, 100 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं पता है। देखिए ए क्या है, ए जो है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ए माइनस एक्स क्या है, ये टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए है, ठीक है। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस एक्स, यानी कि हमें दिया गया है कि 100 सेकेंड में 50% अभिक्रिया पूरी हो रही है, तो हम लिखेंगे 100, ठीक है। क्या लिखेंगे, 100 सेकेंड के बाद अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। इसको हम सब डिनोट करेंगे किससे, a माइनस एक्स से। मैंने आपको बताया कि जो आपके t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता होती है उसको हम लिखते हैं a माइनस एक्स से। देखिए 100 सेकेंड दिया गया है तो 100 सेकेंड के पश्चात अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स। तो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 सेकेंड में अभिक्रिया 50% पूरी होती है। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता हमारी a है, ठीक है, कितनी है, a है, ठीक है। अब 50% अभिक्रिया का पूरा हो रहा है, यानी कि 50% का मतलब कितना हुआ, अभिक्रिया का 1/2 भाग, ठीक है। तो हम लिखेंगे a इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली a/2। देखिए a माइनस एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं a अपान 2, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अभिक्रिया है वो 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। तो 100 सेकेंड के पश्चात अभिकारक की सांद्रता जो होगी a माइनस एक्स, वो कितनी होगी, जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका आधा, क्योंकि 50% अभिक्रिया पूरी हो रही है तो प्रारंभिक सांद्रता को हम 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये a/2 हो जाएगा। इतना आपको समझना होगा, यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना होता है, बाकी ये सिंपल है, लग जाता है, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए के हमें निकालना है वेग स्थिरांक, के इक्वल टू 2.303 अपान टी हमें दिया गया है 100 सेकेंड, ठीक है, इंटू लॉग ए का हमें ए ही लिखना है, और ए माइनस एक्स की वैल्यू हमने ये ऊपर निकाली है a/2। इतना समझ में आया। अब सिंपल है, अब आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करना है। के इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 अपान 100, ठीक है, इंटू लॉग ए का सबसे नीचे वाले से गुणा होगा 2 से, तो 2a अपान ए हो जाएगा ये, ठीक है। 2a अपान ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपान 100 इंटू लॉग 2। अब यहाँ पर log 2 की वैल्यू कितनी होती है ये पहले समझ लीजिए। log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010,
ठीक है, ये याद रखिएगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पर आपको यही वैल्यू लिख देनी है। तो हम लिख देंगे k इक्वल टू 2.303 अपान 100 इंटू log 2 की वैल्यू हमने बताया आपको 0.3010। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा, जो आएगा उसका 100 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा k इक्वल टू 2.303 का 0.3010 से गुणा कीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 0.693। देखिए 2.303 का आप 0.3010 से गुणा करेंगे तो 0.693 आएगा अपान 100। अब देखिए 0.693 का अगर आप 100 से भाग दे दें तो कितना आएगा बताइए। 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 ये जो 0 नीचे है 100 है, इसको पहले यहाँ पर लिख देंगे 0.0693। ये आपका आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आप चाहें तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, बट आप लोग चाहें तो इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे k इक्वल टू यहाँ पे इस पॉइंट को हम ले आते हैं राइट, यहाँ पर कहाँ पर हम इस पॉइंट को ले आते हैं यहाँ पर 6 और 9 के बीच में। तो ये आपका हो जाएगा 6.93 इंटू जितना हम अंक राइट आए हैं उतना ज़्यादा हमें 10 की पावर माइनस कर देना है। तो माइनस हम कितना आए हैं 1 2 3 अंक, तो 10 की पावर -3 सेकंड। ठीक है, ये आपका सेकंड में आएगा। तो ये आपका, आप इस प्रकार से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप घात के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आप लोग इस प्रकार से लिखना चाहें तो ऐसे आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर भी इनवर्स रहेगा क्योंकि जो प्रथम कोटि की क्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे सिंपली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इसे अगर इस तरह लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।